नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 6 मई 2026, दिन बुधवार और आज की हिंदी तिथि है ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, जो कि सुबह 7:51 तक रहेगा। फिर 7:51 के बाद से पंचमी तिथि हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। आज वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। ये दिन मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इसका मकसद है लोगों को अस्थमा जैसी बीमारी के बारे में जागरूक करना, ताकि लोग समय पर इलाज लें और सही केयर के साथ नॉर्मल लाइफ जी सकें। और आज राष्ट्रीय नर्स दिवस भी मनाया जाता है। ये दिन उन नर्सों को सम्मान देने के लिए है जो दिन रात मरीजों की सेवा करती हैं। हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर्स इलाज करते हैं तो नर्सें मरीजों का पूरा ख्याल रखती हैं। सच में ये भी हमारे रियल हीरोज हैं। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। भारत की अर्थव्यवस्था से एक मजबूत संकेत सामने आया है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 15.9% की शानदार क्रेडिट ग्रोथ दर्ज की है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मार्च 2026 तक टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट 212.9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले साल से करीब 29.2 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा है। इस ग्रोथ के पीछे लो इंटरेस्ट रेट्स और गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ा कारण माना जा रहा है, जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और डिमांड दोनों को मजबूती मिली है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ सर्विसेज सेक्टर में देखी गई है, जहां क्रेडिट ग्रोथ करीब 19% रही। पर्सनल लोन्स में भी 16.2% की बढ़ोतरी हुई, जिसमें व्हीकल लोन्स, गोल्ड लोन्स और हाउसिंग लोन्स का बड़ा योगदान रहा। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ 15.7% तक पहुंच गई, जो पिछले साल से ज़्यादा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ग्रोथ लगभग दोगुनी होकर 15% हो गई। खासकर एमएसएमई सेक्टर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज में 33.1% की बड़ी बढ़त दर्ज की गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत की इकोनॉमी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ के बावजूद मजबूत बनी हुई है और बैंकिंग सिस्टम स्टेबल और प्रॉफिटेबल स्थिति में है। यानी देश में इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन और एम्प्लॉयमेंट तीनों में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। भारत और वियतनाम के रिश्तों को नई मजबूती देने वाला एक अहम दौरा शुरू हो गया है। वियतनाम के राष्ट्रपति टू लैम अपनी पहली स्टेट विजिट पर न्यू दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय ने किया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया के अनुसार ये दौरा इंडिया वियतनाम के मजबूत और बहुआयामी संबंधों को और आगे बढ़ाएगा। खास बात यह है कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 10 साल पूरे होने के मौके पर हो रही है। इससे पहले टू लैम बिहार के बोधगया पहुंचे, जहां उन्होंने महाबोधि टेम्पल में पूजा अर्चना की और वियतनामीज मोनेस्ट्री में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। आज उन्हें राष्ट्रपति भवन में सेरेमोनियल वेलकम दिया जाएगा। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति टू लैम के साथ व्यापक चर्चा करेंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उनसे मुलाकात करेंगी। ये दौरा ट्रेड, डिफेंस, कल्चर और डिप्लोमेसी हर क्षेत्र में इंडिया वियतनाम पार्टनरशिप को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। भारत और जमाइका के बीच रिश्तों को नई मजबूती देने वाला एक अहम दौरा सफल रहा है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर की जमाइका यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते सामने आए। इस दौरे में क्लीन एनर्जी, हेल्थ सेक्टर और ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। ये पार्टनरशिप सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही एस जयशंकर ने जमाइका के सबीना पार्क में भारत की ओर से भेंट किए गए इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड और फ्रेंडशिप लोगो का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि क्रिकेट इंडिया और जमाइका को जोड़ने वाला एक मजबूत सांस्कृतिक रिश्ता है। ये रिश्ता शेयर्ड हिस्ट्री, म्यूचुअल रेस्पेक्ट और ग्लोबल साउथ सॉलिडरिटी पर आधारित है। इस पहल से दोनों देशों के बीच पीपुल टू पीपुल टाइज और मजबूत होने की उम्मीद है। यानी डिप्लोमेसी के साथ साथ कल्चरल कनेक्शन भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। टीम इंडिया का दबदबा दुनिया भर के क्रिकेट में लगातार बना हुआ है। लेटेस्ट रैंकिंग्स के अनुसार इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मेंस T20I रैंकिंग्स में भारत ने टॉप पोजीशन बरकरार रखी है। टीम इंडिया के पास टोटल 275 रेटिंग पॉइंट्स हैं, जो उनकी ग्लोबल डोमिनेंस को दर्शाता है। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड की टीम है, जिनके पास टोटल 262 पॉइंट्स हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया 258 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर मौजूद है। भारत की ये सफलता हालिया प्रदर्शन का नतीजा है, जहां टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा और लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया।
टीम इंडिया ऐसा करने वाली दुनिया की पहली टीम बनी। ये उपलब्धि दिखाती है कि भारतीय क्रिकेट इस समय अपने पीक पर है और आने वाले समय में भी इसी तरह का प्रदर्शन जारी रहने की उम्मीद है। इससे साफ है कि टीम इंडिया T20 फॉर्मेट में दुनिया की सबसे मजबूत टीम बनी हुई है। भारत का स्टील सेक्टर तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक बन चुका है और यह स्थिति 2018 से लगातार बनी हुई है। देश में स्टील की मांग पिछले 12 वर्षों में दोगुनी हो चुकी है, जो तेजी से बढ़ती इकोनॉमी का संकेत है। व्यापार के मोर्चे पर भी एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और इंपोर्ट्स घट रहे हैं, जिससे भारत का ट्रेड बैलेंस और मजबूत हुआ है। सरकार ने इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए करीब 23,000 करोड़ का PLI स्कीम लागू किया है, जो स्पेशलिटी स्टील प्रोडक्शन को नई रफ्तार दे रहा है। साथ ही क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और रॉ मटेरियल्स के लिए मजबूत पॉलिसीज बनाई गई हैं। सरकार का लक्ष्य है साल 2047 तक 500 मिलियन टन्स प्रोडक्शन कैपेसिटी हासिल करना। इसके साथ ही इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए भारत ग्रीन स्टील प्रोडक्शन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है और 2070 तक नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य रखा गया है। इससे साफ है कि भारत का स्टील सेक्टर न सिर्फ तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि सस्टेनेबल और फ्यूचर रेडी भी बन रहा है। भारत में साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक्स को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी ने मिलकर 5 साल का अहम समझौता किया है। इस पार्टनरशिप का उद्देश्य है साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करना, डिजिटल फॉरेंसिक्स कैपेबिलिटीज को बढ़ाना और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी रिसर्च को बढ़ावा देना। इस कोलैबोरेशन में 6 प्रमुख क्षेत्रों पर काम किया जाएगा। पहला, एकेडमिक और प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ताकि स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को बेहतर ट्रेनिंग मिल सके। दूसरा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और सिस्टम इंटीग्रिटी, जिससे डिजिटल सिस्टम्स और ज़्यादा सुरक्षित बन सकें। तीसरा, फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और लैब्स को मजबूत करना। चौथा, साइबर सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ के लिए टेक्निकल सपोर्ट देना। पांचवा, रिसर्च और टेक्निकल एडवाइजरी को बढ़ावा देना। और छठा, प्लेसमेंट और आउटरीच अपॉर्चुनिटीज, खासकर NFSU के स्टूडेंट्स के लिए। ये पार्टनरशिप भारत को साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में ग्लोबल स्तर पर मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में इस सहयोग से टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी दोनों क्षेत्रों में नए अवसर पैदा होंगे। भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैदराबाद के साथ 1400 करोड़ रुपए का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस डील के तहत इंडियन आर्मी के लिए 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स खरीदे जाएंगे। खास बात यह है कि इन सिस्टम्स में कम से कम 72% इंडिजिनस कंटेंट शामिल होगा, यानी मेक इन इंडिया को बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। ये कॉन्ट्रैक्ट बाई इंडियन IDDM कैटेगरी के तहत किया गया है, जिसका उद्देश्य देश में ही डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। ये समझौता डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में न्यू दिल्ली में साइन किया गया। इन सिस्टम्स के शामिल होने से इंडियन आर्मी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और ज़्यादा मॉडर्न और मजबूत होगी। साथ ही ये कदम भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को और सशक्त बनाएगा। भारत और जापान के बीच हेल्थ सेक्टर में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम बैठक आयोजित हुई। न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया जापान हेल्थ केयर ज्वाइंट कमेटी की तीसरी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता यूनियन मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा ने की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया और जापान के बीच हेल्थ कोऑपरेशन एक साझा विजन पर आधारित है, जिसमें हेल्थ सिस्टम्स को मजबूत करना, हेल्थ केयर सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना और इनोवेशन को बढ़ावा देना शामिल है। इस पार्टनरशिप का उद्देश्य दोनों देशों में बेहतर हेल्थ आउटकम्स सुनिश्चित करना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह के सहयोग से मेडिकल टेक्नोलॉजी, रिसर्च और पब्लिक हेल्थ तीनों क्षेत्रों में नई संभावनाएं खुलेंगी। ये बैठक इंडिया जापान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को हेल्थ सेक्टर में नई दिशा देने वाला अहम कदम मानी जा रही है। दिल्ली से एक राजनीतिक और सांस्कृतिक जुड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन नबीन और दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने कालीबरी मंदिर CR पार्क में पूजा अर्चना की। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा और सांसद बांसुरी स्वराज भी मौजूद रहे। पूजा के बाद नितिन नबीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए वेस्ट बंगाल सहित अन्य राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव परिणामों पर जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि PM नरेंद्र मोदी देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा रहे हैं और साथ ही देश की संस्कृति और विरासत को भी सुरक्षित रख रहे हैं। उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि वेस्ट बंगाल की सांस्कृतिक विरासत
पीएम मोदी के नेतृत्व में और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकती हैं। अंत में उन्होंने सभी राज्यों के लिए शांति और समृद्धि की कामना की। बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल में राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक और राजेंद्र गुप्ता शामिल थे। नेताओं ने आरोप लगाया कि पंजाब में आप सरकार स्टेट मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए एमपीज को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर राघव चड्ढा ने कहा कि यह सब वेंदेता पॉलिटिक्स के तहत किया जा रहा है और उन्होंने अपनी चिंताओं को राष्ट्रपति के सामने रखा। दूसरी ओर पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आपके 7 एमपीज का बीजेपी में जाना असंवैधानिक है और उनकी राज्यसभा सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। ये पूरा मामला पंजाब की राजनीति में बढ़ते टकराव को दर्शाता है और आने वाले समय में इस मुद्दे पर और राजनीतिक बयानबाजी तेज हो सकती है। देश के विकास और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इन अहम फैसलों की जानकारी दी है। कैबिनेट ने मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी कपास क्रांति को मंजूरी दी है। इस योजना पर करीब 5,659 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य है कॉटन प्रोडक्शन बढ़ाना और किसानों की आय को मजबूत करना। कैबिनेट ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.2 को भी मंजूरी दी है। इसके तहत 2.55 लाख करोड़ रुपए का सपोर्ट दिया जाएगा। ये योजना खासकर वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच बिजनेस को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए है। इसमें नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के जरिए लेंडर्स को क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। कैबिनेट ने गन्ना किसानों के लिए 365 रुपये प्रति क्विंटल का एफआरपी तय किया है। ये कीमत 2026-27 सीजन के लिए लागू होगी। गुजरात के वादीनार में एक नई शिप रिपेयर फैसिलिटी बनाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट में करीब 1570 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसे दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड मिलकर विकसित करेंगे। कैबिनेट ने 2 नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स को भी मंजूरी दी है, जिनमें 3,900 करोड़ रुपए से भी ज्यादा निवेश होगा। ये कदम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत एडवांस्ड डिस्प्ले टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देगा। ये सभी फैसले एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी तीनों सेक्टर्स को मजबूत करने वाले हैं और भारत को सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच बयानबाजी और तेज हो गई है। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता देना। लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने इस मिशन पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट फ्रीडम नहीं, बल्कि यह प्रोजेक्ट डेडलॉक है। अरागची ने अमेरिका और यूएई को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी राजनीतिक संकट का सैन्य समाधान नहीं हो सकता और बातचीत को ही आगे बढ़ाना चाहिए। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि यूएस ईरान सीजफायर जारी रहेगा या नहीं, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने यूएस जहाज़ों को निशाना बनाया तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। दूसरी ओर मर्क्स ने बताया कि उसका एक जहाज यूएस मिलिट्री सुरक्षा में हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुका है और सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। ये जहाज फरवरी से गल्फ में फंसा हुआ था, जिसे अब यूएस प्रोटेक्शन में बाहर निकाला गया। वेस्ट एशिया में हालात अभी भी बेहद संवेदनशील बने हुए हैं और ग्लोबल शिपिंग और ऑयल सप्लाई दोनों पर इसका असर पड़ रहा है। वेस्ट एशिया में हालात एक बार फिर तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। यूएई के फुजायरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में सोमवार को भीषण आग लग गई, जिसे अथॉरिटीज़ ने ईरान से जुड़े ड्रोन अटैक का नतीजा बताया है। ये हमला सीज फायर के बाद यूएई की ज़मीन पर पहला बड़ा हमला माना जा रहा है। यूएई डिफेंस मिनिस्ट्री के अनुसार 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 4 ड्रोन्स और 3 क्रूज मिसाइल्स देश की ओर बढ़ रहे थे, जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया। इस घटना के दौरान पूरे यूएई में इमरजेंसी अलर्ट्स जारी किए गए। लोगों को घरों में रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया। इस हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अबू धाबी में एम्बेसी ऑफ इंडिया अबू धाबी स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। ये हमला उस समय हुआ जब यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज में फंसे जहाज़ों को निकालने की बात कही, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका था कि किसी भी विदेशी सैन्य दखल का जवाब दिया जाएगा। हमले के बाद यूएई ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन बताया है और कहा कि देश अपनी सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। इसी बीच पूरे देश में स्कूल्स और नर्सरीज को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया गया है। इससे साफ है कि सीज फायर के बावजूद वेस्ट एशिया में तनाव फिर से बढ़ रहा है और ग्लोबल ऑयल सप्लाई और रीजनल स्टेबिलिटी दोनों पर खतरा मंडरा रहा है।
देश भर में मौसम ने करवट ले ली है और कई राज्यों में बारिश का असर देखने को मिल रहा है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार आज देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। जिन राज्यों में ज़्यादा असर देखने को मिलेगा उनमें शामिल हैं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, झारखंड, उड़ीसा, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम। इसके अलावा कोस्टल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी भारी बारिश की संभावना है। वहीं कई राज्यों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ तूफान भी आ सकता है, जिनमें शामिल है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गैंगटिक वेस्ट बंगाल। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म्स के दौरान लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी गर्म और उष्ण भरा मौसम बना रहेगा। यानी एक तरफ जहां बारिश से राहत मिलेगी, वहीं कुछ जगहों पर गर्मी और उष्ण लोगों को परेशान कर सकती है। इसलिए मौसम को देखते हुए सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है। सर्राफा बाजार से आज की ताज़ा अपडेट में सोने और चांदी की कीमतों में हल्का उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। 24 कैरेट सोना आज करीब 14,918 से 14,961 रुपये प्रति ग्राम के बीच ट्रेड कर रहा है। यानी 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1,49,000 से 1,49,600 रुपये के बीच बनी हुई है। वहीं चांदी की बात करें तो आज चांदी का भाव लगभग 255 रुपये प्रति ग्राम है। यानी 1 किलो चांदी लगभग 2,55,000 के आसपास मार्केट में कारोबार कर रही है। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़, करेंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।